दोस्तों नमस्कार। एक पुरानी बीजेपी हुआ करती थी और एक मौजूदा बीजेपी है। पुरानी बीजेपी के दौर में सत्ता में आने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया और शायद संसदीय राजनीति के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब गठबंधन की सरकार चला करती थी, 42 राजनीतिक दल एक साथ खड़े थे। मौजूदा वक्त में आरोप तो यही लगता है कि दरअसल मौजूदा बीजेपी लोगों को साथ रख नहीं पाती है। इसीलिए बरसों बरस से जो गठबंधन पंजाब के भीतर अकालियों के साथ था, वो खत्म हो गया। जो शिवसेना के साथ था, उस शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया गया और जो बिहार के भीतर हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार आवाजाही करते रहे। और इस परिस्थिति में वो तमाम नेता जो एक वक्त बीजेपी के साथ खड़े रहते थे, उसमें ममता बनर्जी भी रही, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी रहे और एक बड़ी लंबी कतार है जो कि मौजूदा वक्त में विपक्ष की राजनीति कर रही है, लेकिन वह बीजेपी के साथ आना नहीं चाहती है। तो क्या यही सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा हो चला है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी अपने बूते सत्ता में नहीं आई है। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर निकले, अजीत पवार एनसीपी तोड़कर निकले, लेकिन अजीत पवार जब निकले तब सत्ता एकनाथ शिंदे की चल रही थी, साथ में बीजेपी खड़ी थी, या कहीं बीजेपी ने ही पूरी व्यू रचना की थी। लेकिन बीजेपी ने यह कतई नहीं सोचा था कि 2.5 बरस के बाद जब राजनीति एक बार फिर चुनाव को लेकर या बीएमसी चुनाव को लेकर सामने खड़ी होगी, तो बीजेपी के सामने यह संकट उभर कर आ जाएगा कि आखिर सरकार अपने बूते कैसे चलाएं। यही वो सवाल है जिसका जवाब बीते 10 दिनों में मिला नहीं है। धर्म की राजनीति के आश्रय महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा किया नहीं जा सकता है। जाति की राजनीति के आश्रय बीजेपी कहीं महाराष्ट्र में फिट बैठती नहीं है। और इन दो परिस्थितियों के बीच एकनाथ शिंदे की राजनीति इन दोनों परिस्थितियों को पाट लेती है। तो क्या एकनाथ शिंदे का मैजिक बीजेपी से बड़ा हो गया? क्या एकनाथ शिंदे की राजनीति इस दौर में इतनी बड़ी हो गई जहां पर बीजेपी की अपनी राजनीति घबराहट में है और बिना एकनाथ शिंदे के चल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चला है? यह जाति की राजनीति और बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है, सब कुछ धूमिल पड़ रहा है क्या? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आज की तारीख में महाराष्ट्र की सियासत को साधने के लिए एकनाथ शिंदे की गवर्नेंस और उनके राजनीतिक तौर तरीकों को समझना होगा। और आज इसी का मौका है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि तारीख तय हो गई, मंच भी तैयार है, सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार है। और मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार कल तक करना ही होगा। लेकिन इस कल से पहले वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें महाराष्ट्र के भीतर पहली बार नौकरशाही को यह लगने लगा है कि अगर एकनाथ शिंदे सत्ता में बने रहेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। दरअसल इस दौर का भ्रष्टाचार या कहें करप्शन जिस लिहाज से महाराष्ट्र के भीतर घुसा, उसने दिल्ली को चुनौती देनी शुरू कर दी। यानी दिल्ली के भीतर का भी करप्शन जो सरकार के तौर पर पूरे देश में चलता है, उसके समानांतर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए नौकरशाही उसी तर्ज पर आगे निकली। और 30% का फार्मूला बहुत अच्छा लगता है पुलिस प्रशासन को। राजनीतिक तौर पर अगर खुली शह दी जा रही हो और कोई मात करने को तैयार हो नहीं, तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अब वो ईमानदारी का पाठ पढ़ना शुरू कर देगी और सब कुछ उसके अनुकूल हो जाएगा? मुश्किल सवाल है। जिले दर जिले और खास तौर से महाराष्ट्र के उन जिलों में जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीती है, वहां के अधिकारी हो या मुंबई के भीतर के अधिकारी हो, उनके लिए तो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसलिए हैं कि उनकी ताकत उस करप्शन के आश्रय चलती है जो कि नौकरशाही को कहीं भी हाथ फैलाने नहीं देती है, बल्कि एक सिस्टम काम करने लगता है। यह पहली सफलता है महाराष्ट्र के राजनीति की भीतर की। दूसरी बड़ी सफलता इस मायने में कहीं ज्यादा बड़ी है कि जो बीएमसी का चुनाव होना है, उसमें जो राजनीतिक समीकरण है,
अगर बीएमसी के चुनाव को परखें तो फिर बीजेपी की जीत बिना एकनाथ शिंदे के संभव है ही नहीं, क्योंकि शिवसेना अगर टूटेगी नहीं, शिवसेना अगर एकजुट हो जाएगी तो ठाकरे परिवार एक बार फिर खड़ा हो जाएगा और बीजेपी या कहें दिल्ली में बैठी हुई मोदी शाह की जोड़ी इसे बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को खत्म करना है तो एकनाथ शिंदे की हर डोर को पकड़ना होगा, साथ चलना होगा, उनके डोर के आसरे अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तर्ज पे आगे बढ़ाना होगा। यह एक नई परिस्थिति है। बीएमसी चुनाव की चुनौती, जरा इसको इस रूप में भी समझना चाहिए कि पिछले चुनाव में 84 सीटें शिवसेना जीती थी, 82 सीट बीजेपी जीती, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन यह भी समझना होगा कि पिछले चुनाव में बीएमसी के भीतर जो बीजेपी को 82 सीट मिली थी उसमें उसने बड़ी छलांग 51 सीटों की लगाई थी, क्योंकि शिवसेना और उसके बीच तालमेल सीटों के समीकरणों को लेकर पहले ही हो गया था। जबकि शिवसेना की अपनी सीट सिर्फ 9 सीट बढ़ी थी, कांग्रेस ने 21 सीटें गंवाई थी, वो 31 पर आ गई थी। तो यहां कांग्रेस और एनसीपी का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह समझना है कि बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा अगर नहीं रहा तो शिवसेना खत्म या ठाकरे परिवार के लिए सबसे अंधेरे दिनों की शुरुआत होगी। विधानसभा चुनाव में तो जीत हार होती रहती है और ठाकरे परिवार, अगर उद्धव ठाकरे को छोड़ दीजिए तो कभी भी उसने मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखी नहीं। रिमोट से चलाते थे बाला साहब ठाकरे, लेकिन इस दौर की राजनीति इस बात की इजाजत देती नहीं है। तो क्या बीएमसी चुनाव के लिए पहली जरूरत एकनाथ शिंदे है? यह दूसरा सवाल है। पहला सवाल नौकरशाही और करप्शन से जुड़ा है, दूसरा सवाल बीएमसी के चुनाव से जुड़ा है और तीसरा सवाल लगातार खुद को वेलफेयर या कहें कल्याणकारी योजनाओं के आसरे या महाराष्ट्र के भीतर जो कुछ भी अपने गवर्नेंस के दौर में जो भी प्रोजेक्ट वो लेकर आए, उस प्रोजेक्ट के आसरे तुलना वो करना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे से तुलना हो जाए, क्योंकि वह भी 2 बरस तक रहे। उस 2 बरसों के भीतर की जीडीपी हो, उस 2 बरसों के भीतर में जो भी प्रोजेक्ट्स आए हों और इस दौर के जो वेलफेयर स्कीम, जो पैसा और कैश ट्रांसफर की परिस्थिति थी, उसने एक झटके में एकनाथ शिंदे को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। या फिर वह इस राजनीति को समझ गए कि यहां जरूरत उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने की नहीं है, यहां जरूरत तो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, उनके आसरे बीजेपी को निशाने पर लेने की है। और बीजेपी को निशाने पर लेने की पहली जरूरत के तहत ही वो सतारा गए। उनका गांव है, उनकी तबीयत खराब है, जो उन्होंने मैसेज अपने तौर पर दिया। लेकिन अंदरूनी बात यह भी है कि वो जनता की उस नब्ज को पकड़ना भी चाहते थे, जनता की नब्ज को समझना भी चाहते थे और जनता की धड़कनों को लोगों के सामने रखना भी चाहते थे, जिससे यह मैसेज खुले तौर पर जाए कि बीजेपी जिस राजनीति को साधती रही है और वो कहती रही है कि वो जनता के हितकारी है, तो ऐसे में वो जनता खुद अगर कहे कि बिना एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के भीतर कौन कैसे मुख्यमंत्री होगा, शायद ये बड़ी दूर की गोटी है। जब वो सतारा पहुंचे तो वहां बड़ी तादाद में किसान उनसे मिलने आए। वो खुद कई मंदिरों में गए, लौटते समय आज एक मंदिर में भी गए जो जनानी देवी मंदिर सतारा में है। उससे पहले वहां पर एक किसान ने एक बात कही, सतीश देव गुंडे। उन्होंने कहा कि दरअसल उनकी पत्नी रो रही है और रात में उठकर रो रही है कि उनके अपने मुख्यमंत्री का क्या हाल हो गया, जिस मुख्यमंत्री ने उनको लाडली बहना के तहत पैसा दिया, बिजली बिल माफ करा दिया, सफर 50% सस्ता कर दिया। वो मुख्यमंत्री जनता का मुख्यमंत्री है और उस जनता के मुख्यमंत्री को जनता का होने का सुख जो है ये वो मुंबई आकर कहते हैं। यानी एक तरफ गांव वाला, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। इस राजनीति को जरा समझने के लिए आपको सबसे पहले हमें लगता है उस किसान की बात सुनानी पड़ेगी। सतीश मारुतीराव देवगुंडे, राहणार सोन्नाथडी तालुका माजलगाव जिल्हा बीड। आणि अशा माणसाला ही वेळ येणं बरोबर नाही। सुखात तो कोणी भेटल, दुःखात भेटायची इच्छा आहे। मग आम्हाला काही फोटो नको, आम्हाला कुठलं काही काम नाही, कुठलं काही पत्र पाहिजे नाही, काही नाही, फक्त भेटायचे। माझे
त्यांच्या लाडक्या बहिणीला भाऊ नाही सक्का, म्हणून ती रडी ताटात. म्हणून मी 1:30 निघालोय, रातोरात रातपाडीत आलोय. मला फक्त त्यांना भेटायचंय, फक्त 1 मिनिटासाठी. भेट दिली, त्यांची इच्छा नाही दिली. नाही, असा माणूस मुख्यमंत्री पहिल्यांदा वाटतोय की खरंच तळागाळात त्या माणसाला काळजी घेणारा, सर्वांचीच काळजी घेणारा, आणि त्यांची काळजी घ्यायला कोण नसेल तर आम्ही फक्त भेट घेऊ शकतो, बाकी काय करणार आम्ही. तो क्या बीजेपी को इसी बात का डर है कि जिस जनता की राजनीति का जिक्र वो किया करते थे और गठबंधन के भीतर बीजेपी और संघ के स्वयंसेवक गांव-गांव घूमकर ये बताते थे कि जनता के हित के लिए वो सत्ता संभाले हुए हैं, उस पूरी राजनीति को एकनाथ शिंदे ने चुनाव ऐलान के बाद से अभी तक की परिस्थिति में इस तर्ज पर हड़प लिया है, जहां मैसेज 2 ही जा रहा है. पहला मैसेज जनता के अनुकूल गवर्नेंस एकनाथ शिंदे ही ला सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो इससे पहले 5 बरस मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उस दौर में जनता के अनुकूल परिस्थितियां क्यों नहीं बनी, यह पहला सवाल है. और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे जिस जनता के साथ साथ नौकरशाही और नौकरशाही के साथ साथ अपने मुख्यमंत्री के अनुकूल चुनाव कराने, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उन्हीं की अगुवाई में यह चुनाव हुआ. तो चुनाव की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? जब वो कम सीटों पर लड़े तो उन्हें कम जीत भी मिलेगी. तो यह तुलना कहां से की जा सकती है कि लीडर की जीत संख्या बल के लिहाज से बड़ी हो? लीडर तो लीडर होता है, यानी एक झटके में उन्हें 2-3 बात एक साथ कह डाली है. और इन बातों का जिक्र दिल्ली में नहीं हुआ. दिल्ली में तो यही कहा गया कि दरअसल आप जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे हमें मंजूर होगा, पूरी शिवसेना साथ खड़ी है. लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को अगर भविष्य में बीजेपी को साधना है, देवेंद्र फडणवीस के जरिए साधना है, संघ को जमीन पर काम करना है, और उसको अपने प्रकल्प के लिए जो भी गवर्नेंस संभाल रहा होगा उसके जरिए जो पैसा चाहिए वो पैसे की आवाजाही चाहिए. बड़ा सीधा स्पष्ट तरीका है सरकार चलाने का. लेकिन इसके समानांतर जिस लकीर को अपने गवर्नेंस के जरिए एकनाथ शिंदे ने खींच डाली, उस मास्टरमाइंड को पकड़ पाने में दिल्ली फेल हो गई. और अब उसके सामने बड़ा सवाल यह हो चला है, क्या देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे उस वक्त उनके पास जो विभाग थे, जो मंत्रालय थे, वो मंत्रालय भी उन्हें देने होंगे जो एकनाथ शिंदे अगर डिप्टी सीएम बनेंगे. क्योंकि सीएम से डिप्टी सीएम अगर देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं तो सीएम से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे क्यों नहीं बन सकते हैं. लेकिन डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के पास जो विभाग थे तो वो विभाग देने में क्या मुश्किल है. ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि जब हम करप्शन और नौकरशाही का जिक्र कर रहे थे तो महाराष्ट्र नहीं, मुंबई के भीतर ही बड़ी तादाद में जमीन का मसला हो, बिल्डर का मसला हो, आवाजाही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, जितने भी जिस भी रूप में पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुए या जमीन मकान को लेकर जो कब्जा किया गया, उसके सैकड़ों मामले हैं इस दौर में जो पुलिस थानों में दर्ज हैं. गृह मंत्रालय चाहिए, एकनाथ शिंदे को चाहिए. राजनीतिक तौर पर एक वक्त वह बीजेपी की जरूरत थी, क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में भी ऐसा नहीं कि करप्शन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उसकी कमान अपने हाथ में रखिए. यह राजनीति ट्रांसफर ऑफ मंत्रालय जो है वह खुले तौर पर होना चाहिए. 4-5 मैसेज आपके सामने अब समझ में आपको आ रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच आज 48 घंटे के बाद एकनाथ शिंदे जब दोबारा आते हैं तो जरा उनकी बातों को पहले आप सुनिए. ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है. जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा. मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है. ऑलरेडी दे दिया है. आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है. उसके लिए
कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी, ये देखो मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। एकनाथ शिंदे के ये तेवर पहले नहीं हुआ करते थे, अब तो वो पत्रकारों को भी डपटने की स्थिति में है। पहले आप हमारी बात सुनिए और उसके बाद आप अपनी पत्रकारिता के तहत देख लीजिए कि मुझसे बेहतर काम कभी किसी ने किया है क्या। यह स्थिति और यह ताकत एकनाथ शिंदे को कहां से मिल गई? बहुत साफ तौर पर शिवसेना के विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े, मैसेज बहुत साफ है, सरकार किसी की रहे चलेगी हमारी, सरकार हमारी ही रहेगी, इधर भी और उधर भी। ये उधर उधर का मतलब आप इस रूप में मत लगाइए कि दरअसल क्या वाकई ये सारे लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। शिफ्ट कोई क्यों होगा? सवाल तो यह है कि एनसीपी के भीतर भी, जो कि अजीत पवार के साथ, और जो शिवसेना एकनाथ शिंदे की, उसमें भी कई उम्मीदवार विधायक के तौर पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को लड़ाया, तो उसको तोड़ने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहां सवाल यह है कि उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है कि उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ ना काम करने लगे। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति भी बनती है जहां पर एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिलकर सरकार बना ले? दोनों के आंकड़े 100 को लगभग छूते हैं और इस परिस्थिति में कोई बाहर से समर्थन दे दे, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? कोई भी कहेगा यह बहुत ही हाइपोथेटिकल है, यह ऐसा संभव होगा नहीं। लेकिन अगर संभव नहीं होगा तो जो चीजें संभावित हो चली हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उसमें बार्गेनिंग को लेकर यानी सौदेबाजी को लेकर आपने एक आवाज भी अजीत पवार के खेमे से सुनी नहीं होगी। आपने एक भी आवाज इस दौर में बावनकुले हों या खुद देवेंद्र फडणवीस हों या बीजेपी के तमाम नेता हों, सिवाय इसके कि 5 तारीख को शपथ होगी, कह दिया ना, बस इससे हटकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं होगा। और इसी नब्ज को पकड़ते हुए अगर संजय राउत ये कहते हैं कि देखिए इतनी मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब है मसला कुछ और है, यहां पर तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, यह बात हवा में नहीं कही गई। राजनीतिक तौर पर यह वो परिस्थिति है जो नए बीज को जन्म दे रही है। यानी विलंब अगर कल अपने तौर पर जिस नेता का ऐलान होना है, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया था कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री के तौर पर ना तो बीएमसी जिता पाएगा, ना राजनीतिक तौर पर मजबूत जमीन बीजेपी की कर पाएगा, लेकिन एक मराठा नेतृत्व या ओबीसी का नेतृत्व अपने तौर पर अनुकूल परिस्थिति बना सकता है। और यहां पर एक बड़ी शानदार चीज और पहले समझ लीजिए। माना यह भी जाता है कि दरअसल कांग्रेस के भीतर जो उनके अध्यक्ष नाना पटोले हैं, वह भी तो एक दौर में बीजेपी में थे। और याद कीजिए एक वक्त वो स्पीकर भी थे और बिना शोर मचाए उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का स्पीकर बन गया। उसके बाद शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। नाना पटोले 208 वोट से इस बार जीते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में उन्होंने कमाल करवाया था, विदर्भ में बड़ी जीत हासिल करा दी थी। वहां पर जो ओबीसी का वोट और खासतौर से कुनबी वोट एक मुश्त साथ में आकर खड़ा हो गया था। लेकिन 5 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो कुनबी वोट भी कांग्रेस को नहीं मिला? या फिर जातीय समीकरण जिसको नाना पटोले अपने तौर पर एक साथ खड़ा कर रहे थे, वह बिखर क्यों गया? इसके पीछे की राजनीति और खुद नाना पटोले के तार क्या बीजेपी के दिल्ली यूनिट से आकर जुड़ जाते हैं, इस पर कभी और बात होगी, खुले तौर पर बात होगी। लेकिन मैसेज फिलहाल यह है कि दरअसल बीजेपी ने अपने तमाम तंत्र को सक्रिय कर दिया है। उसे यह समझ में आने लगा है कि दरअसल एकनाथ शिंदे कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है।
राजनीति में माहिर हैं, जमीन से जुड़े हैं, लोगों के बीच जाते हैं और इस दौर में करप्शन हो या बाकी जो भी माध्यम सरकार चलाने के होते हैं वह उसमें बड़े मजबूत हो चले हैं। इसीलिए वो जब सामने आते हैं तो जिस अंदाज में अपनी बात को रखते हैं उसको डिकोड करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। इतने मैं कहता हूं। अब एकनाथ शिंदे की बातों को डिकोड करने के लिए आपको उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नब्ज को पकड़ना होगा और दूसरी तरफ संजय राउत जिस बात को कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे जिस बात को कह गए, इन दोनों बातों को अगर एक समानांतर रेखा के तौर पर आप खींचकर देखिएगा तो कुछ चीजें आपको साफ दिखाई देने लगेगी, क्योंकि एक वक्त दोनों शिवसेना में थे, दोनों शिवसेना की उस राजनीति से बाखूबी वाकिफ हैं जिस राजनीति के आश्रय शिवसेना ने धीरे धीरे सही लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की। मुख्यमंत्री के कुर्सी तक उद्धव ठाकरे पहुंचे, उद्धव ठाकरे नहीं तो एकनाथ शिंदे, वह भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचे। और इस विधानसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे गुट लगातार कहता रहा, अगर उद्धव ठाकरे ही चेहरा होते अघाड़ी की तरफ से तो फिर ऐसी हार नहीं होती। यानी शिवसेना के चेहरे राजनीतिक तौर पर अगर आप 1995 में भी चले जाइएगा, जब बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार चला रही थी, बनी थी, उस वक्त भी शिवसेना के नेता मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे। राजनीति की इस नब्ज को पकड़ने के लिए जरा संजय राउत की इन बात को सुनिए। 10 दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत, भारी शैतानी बहुमत, अकेले बीजेपी के पास बहुमत, फिर भी अब तक ये लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। क्यों? एक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। 10 दिन हो गए। हाँ, क्या चल रहा है? और उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष है बीजेपी के मिस्टर बावनकुळे, वो नागपुर में बैठे वो आदेश देते हैं कि 5 तारीख को सरकार बनेगी, शपथ लेगी। क्या उनको राज्यपाल बनाया है क्या? राज्यपाल का अधिकार ये लोगों ने हाथ में लिए है। राज्यपाल ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए। अब इन दोनों की बातों को जोड़ के अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी बारीकी को 5 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला बड़ा हिस्सा नौकरशाही का है। नौकरशाही जानती है सत्ता में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, और बीते 2.5 वर्षों में एकनाथ शिंदे ने जिस राजनीतिक लकीर को महाराष्ट्र के भीतर करप्शन के आधार पर ही खींचा, वो सब कुछ में वो सहयोगी थी, सहभागी थी। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नौकरशाही में आए, इसके लिए वो चाहती है चेहरा वही रहे। बीजेपी का नेता होगा, बीजेपी का चेहरा होगा, और अगर देवेंद्र फडणवीस होंगे तो फिर वो पुराने उन अधिकारियों को लेकर आएंगे जो उनके साथ 2014 से 2019 तक थे। ये पहली राजनीति है। दूसरी राजनीति, बीएमसी चुनाव के भीतर जिन 84 सीटों पर शिवसेना पिछली बार जीती और जिन 82 सीटों पर बीजेपी जीती, उन 82 बीजेपी की सीटों में से लगभग 32 सीट ऐसी है जहां शिवसेना के वोट ट्रांसफर नहीं होते तो बीजेपी जीत नहीं पाती। इसीलिए उसने छलांग लगाई थी पिछले बीएमसी के चुनाव में, जिसे अब तक तो हो जाना चाहिए था, उसमें भी 2.5 साल की देरी हो गई है। तो बीएमसी चुनाव के भीतर सिर्फ शिवसेना का बटना ही नहीं, बल्कि उस शिवसेना का अगर बीजेपी का साथ एकनाथ शिंदे से छूट जाए तो बीएमसी चुनाव बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए हो जाएगा। यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, जो योजनाएं इस दौर में लाई गई, वेलफेयर की योजनाएं, बीजेपी चाहती है अपने गवर्नेंस के तहत कि उसको नए सिरे से मथा जाए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने रेवड़ी के सवाल को लेकर बड़ी बहस इस देश के भीतर शुरू करवाई। वो राजनीतिक तौर पर उस
महाराष्ट्र को एक हिंदू परिस्थिति में देखना चाहते हैं जहां पर आरएसएस काम करे और बीजेपी एक प्रयोगशाला के तौर पर राजनीति करने की शुरुआत करे। उस महाराष्ट्र के भीतर में अगर शिवसेना पूरी तरह गायब हो जाए, जो तभी संभव है जब एकनाथ शिंदे साथ रहेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे का बदलाव करना आसान है, उद्धव ठाकरे का बदलाव करना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे जिस विरासत और जिस चेहरे के आश्रय राजनीति को साधते हैं, उसमें एक झटके में उन्हें आप दरकिनार कर नहीं सकते हैं। यह तीसरी राजनीति है जिसमें आप गवर्नेंस के तौर तरीकों को अगर आप परख रहे हैं तो। चौथी परिस्थिति सबसे नाजुक परिस्थिति है, क्योंकि इस दौर में दिल्ली, आरएसएस और बीजेपी, इन तीनों के बीच भी मंथन इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा चेहरा फिट बैठेगा जो तीनों परिस्थितियों में अनुकूल होगा। नेशनल प्रोजेक्ट, अडानीज के प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट जो आए उन पर सहमति, रिमोट के हिसाब से दिल्ली से चलाने की स्थिति, महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति साधने के लिए बीजेपी और आरएसएस के अनुकूल की परिस्थिति, हिंदुत्व के आश्रय जिस आरएसएस महाराष्ट्र को नए तरीके से प्रयोग करना चाहती है, जिसमें अतुल निमय को लाया गया और उनके पीछे जो पूरे के पूरे 2000 से ज्यादा स्वयंसेवक जुड़े रहे, लगातार काम करते रहे, उनके अनुकूल जिले दर जिले की परिस्थिति बनाना, इस परिस्थिति को कौन साथ पाएगा। और आखिरी सवाल उस जाति समीकरण की राजनीति को साधने का है जिसमें बीजेपी के भीतर वो कौन सा नेता होगा जो साध पाएगा। हमने जिक्र आपसे 2 दिन पहले जो किया था वो हमने आपको बताया था कि मराठवाड़ा के इलाके में जो बीजेपी के नेता जो एक वक्त कांग्रेस के थे, वाडेकर साहब, उनकी बेटी इस बार एमएलए बनी है, तो क्या उस पर नजर है? उनको अगर सीएम बना दिया जाए, लेकिन क्या बीजेपी के तमाम दूसरे नेता इसको अपने अनुकूल महसूस करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कह रही है कल चुन ही लेंगे। हर कोई इंतजार कर रहा है, कल चुन ही लेंगे। कल तारीख 2 है, 5 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, उसके बीच भी 72 घंटे का वक्त है। और इन परिस्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति की उथल पुथल पहली बार एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द जाकर सिमट चुकी है और यह परिस्थिति बीजेपी को डरा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।